ये लड़का स्कूल के मैदान में नई सिखाई गई बॉक्सिंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसे छुपकर देख रहे एक बड़े मार्शल आर्टिस्ट की एक्साइटमेंट बढ़ गई, क्योंकि उसके हर पंच से 9 कड़कती बिजलियों जैसी आवाज आ रही थी। यहाँ तक कि एकेडमी का सबसे बड़ा जीनियस भी घंटों की कड़ी मेहनत के बाद सिर्फ 3 बिजलियों की आवाज निकाल पाता था, जो कि एक बेसिक लेवल है। मगर इस टेक्निक को सीखे अभी आधा दिन ही हुआ था और उसने इसमें पहले ही महारत हासिल कर ली थी। पता चला कि उसे भगवान ने चुना है और उसका मार्शल आर्ट सिस्टम जाग गया है। सिर्फ अपने दिमाग में अपने अवतार से ट्रेनिंग लेकर वो किसी भी मार्शल आर्ट को बहुत कम समय में एकदम परफेक्ट तरीके से सीख सकता है। दुश्मनों को हराने पर उसे मार्शल पॉइंट्स भी मिलते हैं। इन पॉइंट्स को खर्च करके वो अपनी ताकत और फिजिकल एबिलिटी को बढ़ा सकता है। अब देखते हैं कि ये लड़का मार्शल गॉड कैसे बना। 2 स्टूडेंट्स के बीच एक मुकाबला चल रहा था। एक पंच बड़ी जोर से लगा और जिसे चोट लगी, उस स्टूडेंट ने शिकायत की कि बहुत तेज दर्द हो रहा है। उसने हंसकर बात टाल दी और नोटिस किया कि सू होंग की वज्र फिस्ट पहले से काफी बेहतर हो गई है। उसने पूछा कि क्या सू होंग ने माइक्रो लेवल पार कर लिया है। सू होंग ने शांत रहकर जवाब दिया कि उसने सिर्फ 2 दिन पहले ही माइक्रो लेवल पार किया है। इस दुनिया में मार्शल आर्ट्स को अलग अलग रैंक में बांटा गया है: बेसिक, प्रोफिशिएंट, माइक्रो लेवल, मास्टर्ड और परफेक्ट। माइक्रो लेवल पर पहुंचने का मतलब है कि आप अपनी उम्र के बाकी लोगों से काफी आगे निकल चुके हैं। दूसरा स्टूडेंट उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। उसने कहा कि जब वज्र फिस्ट की बात आती है तो क्लास में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। फिर उसने पूछा कि क्या सुहोंग का आराम पूरा हो गया ताकि वो प्रैक्टिस जारी रख सके, लेकिन उसे एक पंच का दर्द अभी भी हो रहा था और उसका दोबारा मार खाने का कोई इरादा नहीं था। सुहोंग को कल्टीवेशन मीनिया कहते हुए उसने हाथ हिलाया और कहा कि वो खाना खाने घर जा रहा है। ट्रेनिंग हॉल से निकलने से पहले उसने टीचर ली को तमीज से गुड बाय कहा। टीचर ली ने उसे बाहर जाने से पहले अपने कपड़े ठीक करने को कहा। फिर टीचर सुहोंग की तरफ मुड़े और उसे रोका। उन्होंने पूछा कि सुहोंग ने अभी तक मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट की $30,000 की रजिस्ट्रेशन फीस क्यों नहीं भरी है, और याद दिलाया कि अगले महीने डेडलाइन है। सू होंग पल भर के लिए हिचकिचाया और फिर पूछा कि क्या उसे कुछ और दिन मिल सकते हैं। टीचर ली ने आह भरते हुए कहा कि वो सू होंग की फैमिली सिचुएशन समझते हैं, लेकिन रूल्स तो रूल्स हैं और वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। सबके जाने के बाद सू होंग वहीं रुक गया और अकेले प्रैक्टिस करता रहा। वो चाहे कितनी भी बार अपनी फॉर्म्स रिपीट करता, उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, वो 30,000 की रजिस्ट्रेशन फीस। उसकी यादें पुरानी बातों में खो गई। जब वो 3 साल का था तब खतरनाक जानवरों की वजह से आई एक मुसीबत में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। तब से वो अपने अंकल और आंटी के साथ रह रहा था। जब उन्हें उसके मार्शल आर्ट्स के टैलेंट का पता चला तो उन्होंने उसकी ट्रेनिंग के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस दौर में जहां जंगली जानवर खुलेआम घूमते थे, एक मार्शल आर्टिस्ट बनना ही पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका था। उसने उन्हें एक अच्छी लाइफ देने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन अभी उसे लग रहा था कि वो उनकी लाइफ और मुश्किल बना रहा है। बाद में वो शहर के एक शांत कोने में अपने छोटे और पुराने अपार्टमेंट पहुंचा, जिसे वो अपना घर कहता था। अंदर उसकी आंटी ने धीरे से पूछा कि क्या रेंट देने का टाइम हो गया है और उन्हें कितने पैसों की कमी है। उसके अंकल ने कहा कि रेंट रुक सकता है, पहले लिटिल होंग की रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। कि आंटी मान गई और कहा कि इतने टैलेंट के साथ सू होंग एक दिन जरूर कामयाब होगा और वो उसे पीछे नहीं रख सकते। फिर उसने आराम से कहा कि वो अपनी दवाइयां लेना बंद कर देगी, उससे कोई फायदा तो हो नहीं रहा था और इसे बंद करने से पैसे बचेंगे। उसके अंकल ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि वो इसके बजाय एक और काम पकड़ लेंगे। उन्हें जोर दिया कि वो घर पर रहकर आराम करें और अपनी सेहत पर ध्यान दे, और भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। छुपकर ये सब सुनकर सू होंग का दिल भर आया और वो बहुत उदास हो गया। उसे लगा कि ये दुनिया बहुत ही बेकार और खराब है। इसने उसकी लाइफ को ऐसा बना दिया था जिसे वो पहचान भी नहीं पा रहा था। उसे हर तरफ बस लालची लोग ही दिख रहे थे। अगर कोई अपने टैलेंट के लिए रजिस्टर भी करना चाहे तो उसे उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। वो पैसे कमाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगर वो पैसे कमाने में माहिर होता तो शायद उसके पास मार्शल आर्ट्स का टैलेंट होता ही नहीं। वो जितना इस बारे में सोचता, दुनिया उसे उतनी ही पागलपन भरी लगती। इन बुरे ख्यालों को दूर करके उसने दरवाजा खोला और आवाज लगाई कि वो आ गया है। उसकी आंटी, जो उसे अपने बेटे जैसा मानती थी, तुरंत उसकी फिक्र करने लगी। उसने लगी कि इतनी देर तक प्रैक्टिस क्यों की, और कहा कि वो बहुत थक गया होगा। सू होंग ने घर के काम करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और उसे आराम करने को कहा ताकि वो अगले दिन थका हुआ न रहे। उसके अंकल ने भी उनका साथ दिया और उसे जल्दी सो जाने को कहा। सू होंग अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो वहां लेटा रहा, जागते हुए बस सोचता रहा। उसके अंकल और आंटी ने उसके लिए पहले ही बहुत कुर्बानियां दी थी। वो अब और ऐसा नहीं होने दे सकता था। इस बार वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेगा। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए कुछ ही दिनों में हजारों कमाने के लिए बस एक ही जगह दिमाग में आई। अगले ही दिन गलियों में एक जोर से अनाउंसमेंट हुई। भीड़ का मार्शल अप्रेंटिस एरिना चैलेंज में स्वागत किया गया, जहां सिर्फ हार या जीत मायने रखती थी, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। ये एक अंडरग्राउंड मार्शल एरिना था। अनाउंसर की आवाज एक्साइटमेंट से गूंज उठी जब उसने आज के रिंग डिफेंडर मिस्टर माइनोटॉर को इंट्रोड्यूस किया। रूल सिंपल थे। अगर वो लगातार 4 मैच जीत जाता है तो उसे $60,000 प्राइज मनी मिलेगी, अगर नहीं तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। भीड़ को ध्यान से देखने के लिए कहा गया। ऑडियंस में तुरंत कानाफूसी शुरू हो गई। कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। उसने गैस किया कि वो एक रूकी है, जबकि बाकी हंसने लगे कि एक नया लड़का सीधा एरिना चैलेंज में आकर अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। एक तरफ अनाउंसर ने झुककर लड़के के कान में कहा कि थोड़ा जोश दिखाओ और माहौल गर्म करो। का कंफ्यूज दिखा और पूछा कि उसे ये कैसे करना चाहिए। अनाउंसर ने आह भरी और कहा कि भीड़ को उकसाओ या थोड़ी गाली गलौज करो और बड़बड़ाई की रूकी सच में सिरदर्द होते हैं। माइनोटॉर को बात समझ आ गई। दहाड़ मारते हुए उसने चिल्लाकर कहा कि एक फॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट के लेवल से नीचे वो इनविंसिबल है और सभी कमजोरों को लड़ने के लिए चैलेंज किया। भीड़ एक साथ चिल्ला उठी। कुछ लोग उसे घमंडी कहने लगे तो कुछ उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे। हॉल तुरंत गर्मा गया। भीड़ में से कोई बोला कि इस लड़के को पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे मारा गया। इससे तो आग और भड़क गई। हर तरफ से शोर मचने लगा। कुछ लोग चिल्लाकर सपोर्ट कर रहे थे, कुछ खून खराबा चाहते थे और कुछ माइनोटॉर को गालियां दे रहे थे। जब माहौल एकदम गर्म हो गया तो अनाउंसर ने मैच शुरू होने का ऐलान कर दिया। माइनोटॉर मास्क के पीछे सू होंग शांत था। वो अंडरग्राउंड एरिना की खतरनाक किलिंग इंटेंट को साफ महसूस कर सकता था। फिर भी फीस के पैसे जमा करने का ये सबसे फास्ट तरीका था। अगर वो अपनी वज्र फिस्ट से कुछ राउंड जीत सका तो ये मेहनत सफल होगी। उसका पहला अपोनेंट आगे आया। उसे घमंडी बच्चा कहा और बोला कि वो उसके साथ थोड़ा खेलेगा। सू होंग ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और शांति से उस आदमी को परखने लगा। अपोनेंट का जोश तो हाई था, लेकिन उसके पैर जमीन पर टिक नहीं रहे थे। देखकर लग रहा था कि जीतना मुश्किल नहीं होगा। ख्यालों में खोया देख अपोनेंट ने गाली दी और सीधा पंच मारने के लिए आगे बढ़ा। सू होंग सफाई से साइड हट गया और अपना दूसरा हाथ घुमाया। पंच सीधा उस आदमी के जबड़े पर लगा और उसे वापस वहीं फेंक दिया जहां से वो आया था। अनाउंसर अपना आपा खो बैठी। वो इस मास्क वाले फाइटर को पसंद करने लगी थी।
यहाँ तक कि खुद से मजाक किया कि वो बाद में उसे डेट के लिए पूछेगी। माइक पर हंसते हुए उसने चिल्लाकर कहा कि माइनोटॉर ने अपनी पहली जीत हासिल कर ली है। भीड़ में एक्साइटमेंट और शोर बढ़ गया। दूसरा चैलेंजर आगे बढ़ा और कहने लगा कि पिछला आदमी बस बदकिस्मत था, लेकिन इस बार बात अलग होगी। सू होंग ने बस आराम से प्लीज कहा और अपने अपोनेंट को जज करने लगा। उसकी बॉडी देखकर लगा कि उसमें अच्छी ताकत है, जो उसकी वज्र फिस्ट को टेस्ट करने के लिए परफेक्ट था। उस आदमी ने चिल्लाकर एक भारी पंच से हमला किया। सू होंग ने उस हमले का सीधा मुकाबला किया। एक वज्र फिस्ट स्ट्राइक के साथ उसने सामने से आती ताकत को चकनाचूर कर दिया। अपोनेंट उस हमले की ताकत देखकर हैरान रह गया। सू होंग को फर्क समझ आ गया था। ये आदमी ताकतवर था, लेकिन फिर भी उससे कमजोर था। काउंटर अटैक झेलने के बाद अपोनेंट ने अपनी बॉडी की ऊपरी ताकत पर ज्यादा भरोसा किया, जिससे उसकी कमर वाला हिस्सा खुला रह गया। सू होंग ने एक जोरदार किक मारी और वो आदमी भी पहले वाले की तरह स्टेज से बाहर जा गिरा। पूरा एरिना पागल हो गया। कुछ लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे तो कुछ चिल्ला रहे थे कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नेक्स्ट अनाउंसर ने एक्साइटमेंट में ऐलान किया कि माइनोटॉर ने लगातार 2 जीत हासिल कर ली है। शोर और बढ़ गया, जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे। शांत कोने में कुछ अच्छे कपड़े पहने लोग उसे गौर से देख रहे थे। उनमें से एक बड़बड़ाया कि ये बच्चा अभी क्वासी मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है, फिर भी इसकी ताकत एवरेज से कहीं ज्यादा है। इसमें कोई शक नहीं था, ये वाला कुछ अलग था। अनाउंसर की आवाज फिर गूंजी और माइनोटॉर की तीसरी लगातार जीत का ऐलान किया। देखने वाले एरिया में एक आदमी ने कमेंट किया कि ये बच्चा बाकियों से बेहतर है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। नोट किया कि ऐसा कोई मैच फिक्सिंग के लिए परफेक्ट है। उसके पीछे से एक मास्क पहने जवान लड़के ने कहा कि वो इसे हैंडल कर लेगा। बुजुर्ग आदमी ने उसे याद दिलाया कि वो ये बात जाहिर न होने दे कि वो मार्शल आर्टिस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। इतनी जीत के बाद सू होंग का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया था। आम मार्शल अप्रेंटिस अब उसके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं थे। माइक्रो लेवल की वज्र फिस्ट के साथ एक और मैच जीतने पर उसे पूरे 60,000 प्राइज मनी मिल जाती। तभी भीड़ में हलचल मच गई। लोग चिल्लाने लगे कि व्हाइट फॉक्स रिंग में उतर रहा है। जैसे ही वो मास्क वाला फाइटर आया, पूरा एरिना गूंज उठा। कुछ लोग कहने लगे कि व्हाइट फॉक्स एक क्वासी मार्शल आर्टिस्ट है। बाकियों ने विरोध किया कि एक क्वासी मार्शल आर्टिस्ट का एक अप्रेंटिस से लड़ना सरासर धोखाधड़ी है। सू होंग का दिल थोड़ा बैठ गया। एक क्वासी मार्शल आर्टिस्ट, ये मैच मुश्किल होने वाला था। फिर भी पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं था। अब हारना अफोर्ड नहीं कर सकता था। व्हाइट फॉक्स उसके सामने रुका और बोलने से पहले उसे शांति से परखने लगा। उसने सू होंग से कहा कि डरो मत। उसने दावा किया कि वो अपनी ताकत को कंट्रोल करना जानता है। अनाउंसर की आवाज फिर आई। उसने एरिना चैलेंज के फाइनल मैच का ऐलान किया और लड़ाई शुरू करने को कहा। दोनों फाइटर्स पूरी स्पीड के साथ आगे बढ़े। सू होंग को तुरंत उनके लेवल के बीच का फर्क समझ आ गया। उसका कल्टीवेशन कम था, इसलिए उसके पास अपनी पहली मूव में ही पूरी ताकत लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसका पंच बड़ी जोर से आगे बढ़ा, जिससे हवा में शॉकवेव्स दिखने लगी। जब वो टकराए तो रिंग हिल गई, क्योंकि दोनों तरफ से जबरदस्त ताकत दिखाई गई। जैसे ही उनकी मुट्ठियां टकराईं, सू होंग की धड़कनें तेज हो गईं। उसने नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसका अपोनेंट कोई क्वासी मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, वो एक असली मार्शल आर्टिस्ट था जिसने जानबूझकर अपनी ताकत को दबा रखा था। सू होंग के अंदर टेंशन बढ़ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि अचानक ऐसा कोई मॉन्स्टर सामने आ जाएगा। व्हाइट फॉक्स ने एक गहरी सांस ली और थंडर रश फिस्ट के साथ दूसरा हमला किया। एक के बाद एक कई हमले हुए और हर हमला पिछले वाले से ज्यादा भारी था। लगातार हो रहे हमलों की वजह से सू होंग पीछे हटने पर मजबूर हो गया और उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगा। तो ये होती है एक असली मार्शल आर्टिस्ट की ताकत। भीड़ दंग रह गई। किसी ने उस टेक्निक को पहचान लिया और चिल्लाया कि ये 3 इको थंडर रश फिस्ट है। किसी ने नहीं सोचा था कि यहाँ ऐसी मूव देखने को मिलेगी। ये सरप्राइज ही टिकट के पैसों के बराबर था। बाकी लोगों ने सिर हिलाया और कहा कि माइनोटॉर अब खत्म है। के लिए रिजल्ट साफ था। फिर भी व्हाइट फॉक्स रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो एक के बाद एक हमले किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद व्हाइट फॉक्स बोर होने लगा। उसने माइनोटॉर से कहा कि सिर्फ बचाव करने का कोई मतलब नहीं है और उसे वापस लड़ने के लिए उकसाया, क्योंकि वो उसकी असली ताकत देखना चाहता था। फिलहाल के लिए माइनोटॉर सिर्फ ब्लॉक करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। बचाव करने के बावजूद पंच उसे चोट पहुंचा रहे थे और हर वार के साथ दर्द बढ़ता जा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा, वो जानता था कि वो पक्का हार जाएगा। उसे पलटवार करने का एक मौका चाहिए था, लेकिन व्हाइट फॉक्स के हमले बहुत तेज थे और कोई मौका नहीं दे रहे थे। फिर व्हाइट फॉक्स को एक मौका मिला और उसने माइनोटॉर के जबड़े पर एक पंच जड़ दिया। उसकी चोट से वो दूर जा गिरा और जमीन से जा टकराया। वहां लेटे हुए उसे धुंधला दिखने लगा और वो बेहोश होने लगा। इससे पहले कि वो संभलता, व्हाइट फॉक्स पास आया और शांति से बोला। उसने सू होंग से कहा कि उसे इस मैच से 1 रुपया भी प्राइज मनी नहीं मिलेगी, मगर उसके टीचर उसे इनवाइट करना चाहते हैं। अगर माइनोटॉर फ्यूचर में उनके लिए मैच फिक्स करने को तैयार हो जाए तो वो उसे इस मैच की प्राइज मनी के बराबर पैसे देंगे। व्हाइट फॉक्स का पैर अपने चेहरे पर होने के बावजूद माइनोटॉर ने बिना हिचकिचाए मना कर दिया। उसने कहा कि वो कभी ऐसा शर्मनाक काम नहीं करेगा। व्हाइट फॉक्स कुछ देर के लिए हैरान रह गया। उसने ऐसी कड़ी रिजेक्शन की उम्मीद नहीं की थी। खुद को संभालते हुए उसने उसे संभलकर सोचने की चेतावनी दी और कहा कि मना करने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। माइनोटॉर ने पलटकर पूछा कि क्या ऐसे लोग वाकई खुद को मार्शल आर्टिस्ट कहलाने के लायक हैं? इतना काफी था। व्हाइट फॉक्स ने कहा कि अब बात करने को कुछ नहीं बचा। जैसे ही वो जाने लगा, उसने ठंडे लहजे में कहा कि क्योंकि माइनोटॉर साथ नहीं देगा तो अब उसके पास उसे अपाहिज करने के अलावा कोई चारा नहीं है, ताकि वो फ्यूचर में मार्शल आर्टिस्ट बनने का सिर्फ सपना ही देख सके। जैसे ही व्हाइट फॉक्स उसके पैर पर हमला करने बढ़ा, वो शब्द माइनोटॉर के दिमाग में गूंजने लगे। एक मार्शल आर्टिस्ट बनना। उसके अंदर से एक आवाज आई। वो आखिरी पल में मुड़ गया और चोट लगने से बच गया। वो अपाहिज होना अफोर्ड नहीं कर सकता था। खुद को खड़ा करके माइनोटॉर फिर से लड़ने लगा। व्हाइट फॉक्स हैरानी से देखने लगा, क्योंकि माइनोटॉर खुद को संभाल चुका था और उसकी आंखों में पक्का इरादा दिख रहा था। वो यहाँ नहीं गिर सकता था। यहाँ तो बिल्कुल नहीं। के अंदर कुछ बदला और उसके घायल शरीर में नई जान आ गई। व्हाइट फॉक्स अपनी हैरानी छुपा नहीं सका। उसने पहले ही थंडर रश फिस्ट मारी थी, फिर भी ये लड़का खड़ा था, मगर अपने दिल में सू होंग सब समझ रहा था। वो एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता था। वो अपने अंकल और आंटी की सालों की कुर्बानियों को बेकार नहीं जाने दे सकता था। वो उन्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता था। लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि वो अपनी वैल्यूज ही छोड़ दे? जवाब तुरंत मिल गया, नहीं। उसे ऐसा फ्यूचर कभी मंजूर नहीं था। तभी कुछ अजीब हुआ। उसकी आंखों के सामने अचानक एक स्टेटस विंडो आ गई। स्क्रीन पर कुछ शब्द तैर रहे थे जो उससे पूछ रहे थे कि वो अपने फ्यूचर और फेथ के लिए क्या कुर्बान कर सकता है। सू होंग बिल्कुल नहीं हिचकिचाया कि आंखों में गजब का जोश था। जब उसने बिना किसी डाउट के कहा कि वो सब कुछ देने को तैयार है, सिस्टम ने एक बार फिर पूछा कि क्या वो वाकई कीमत चुकाने को तैयार है। माइनोटॉर ने वही जवाब दिया, सब कुछ। जैसे ही ये लफ्ज उसकी जुबान से निकले, उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसकी परछाई मुड़ने लगी और एक डरावने मॉन्स्टर में बदल गई। सू होंग हैरान था। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है और उसके पीछे एक बहुत बड़े अनजाने जीव की परछाई थी। इससे पहले कि वो कुछ पूछता, उस परछाई ने उसे ये मौका दे दिया। होंग के चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी आ गई और एक स्टेटस विंडो में उसकी सारी डिटेल्स दिखने लगी। सू होंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसमें उसकी हर एक क्वालिटी लिखी थी। बिना सोचे उसने मिशन सेक्शन पर टैप किया। एक रैंडम मिशन का नोटिफिकेशन आया। वे ऑफ द एरिना सामने आया। व्हाइट फॉक्स को हराने के लिए उसे अपनी वज्र फिस्ट को मास्टर्ड लेवल तक और फ्लोटिंग लाइट पाम और व्हाइट स्टेप को माइक्रो लेवल तक ले जाना था। ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन बिगिनर्स गाइड को अनलॉक करने के लिए जरूरी था। सू होंग इस अचानक आई जानकारी से उलझन में था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोचता, एक पंच सीधा उसके चेहरे की तरफ आया। सू होंग तुरंत नीचे झुक गया। जब उसने ऊपर देखा तो वो एकदम फ्रीज हो गया। उसके सामने उसका एक परफेक्ट क्लोन खड़ा था। वो कॉपी बिल्कुल टेक्स्ट बुक स्टाइल में मूव कर रही थी
और उसका वज्र फिस्ट का लेवल सू होंग से कहीं ज्यादा अच्छा था। का हर मूव स्टैंडर्ड और एकदम सटीक था। जब इतना परफेक्ट एग्जाम्पल उसके सामने था तो वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकता था। जब वो क्लोन के साथ फाइट कर रहा था तो उसे समझ आया कि ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि एक लेसन था। बीच में ही उसने नोटिस किया कि उसकी वज्र फिस्ट की प्रोफिशिएंसी अचानक बढ़ गई है। कुछ ही पलों में ये 7% से 10% पर पहुंच गई। इंप्रूवमेंट की स्पीड बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। तो ये थी वो ट्रिक। इस जगह की वजह से वो अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स को बहुत तेजी से अपग्रेड कर पा रहा था। वो लड़ता रहा, सीखता रहा और हर टक्कर के साथ अपने फॉर्म को ठीक करता रहा। उसकी प्रोफिशिएंसी तब तक बढ़ती रही जब तक वो पूरे 100% पर नहीं पहुंच गई। उसका फ्लोटिंग लाइट पाम अब पूरी तरह से मास्टर हो चुका था और उसने क्लोन को दूर उड़ा दिया। उसके बाद उसका वॉइड स्टेप भी फुल प्रोफिशिएंसी पर पहुंच गया। फाइनली वज्र फिस्ट अब परफेक्ट हो चुका था। थकान अब उस पर हावी होने लगी थी। भारी सांसें लेते हुए सू होंग ने खाली हवा में सिर हिलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टम ने उसे मिशन पूरा करने पर बधाई दी। सू होंग ने रिवॉर्ड्स लिए और तुरंत ही रियलिटी में वापस जाने का फैसला किया। पलक झपकते ही वो वापस अरीना में था। उसने माइनोटॉर मास्क पहना हुआ था और वो व्हाइट फॉक्स के सामने खड़ा था। व्हाइट फॉक्स ने गंदी हंसी हंसी और फिर से थंडर फिस्ट का अटैक शुरू कर दिया। पंच बहुत खतरनाक थे लेकिन सू होंग ने शांति से गौर किया कि वे बहुत स्लो थे। वो हर वार से बहुत आसानी से बचकर निकल गया इससे पहले कि व्हाइट फॉक्स कुछ समझ पाता। सू होंग का फिस्ट उसके चेहरे पर जा लगा। मास्क चकनाचूर हो गया और व्हाइट फॉक्स जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ एकदम सन्न रह गई। सबको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सू होंग ने शांति से चौथे मैच की जीत के प्राइज मनी मांगी। हैरान अनाउंसर की जुबान लड़खड़ाने लगी। फिर आखिरकार उसने सू होंग को 60,000 के ग्रैंड प्राइज का विनर घोषित किया। ऑडियंस में बैठे टीचर ने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ी। एक मामूली अप्रेंटिस का वज्र फिस्ट मास्टर करना नामुमकिन था। तक होने पर उसने अपने आदमियों को माइनोटॉर का पीछा करने और उसकी पहचान पता लगाने का ऑर्डर दिया। अरीना से बाहर निकलते ही सू होंग को महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अचानक बहुत तेज भागा और देखते ही देखते उनकी नजरों से ओझल हो गया। पीछा करने वाले कंफ्यूजन में रुक गए। वो उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। सुरक्षित जगह पर छिपकर सू होंग ने उनकी इस नाकाम कोशिश का मजाक उड़ाया। 1 घंटे बाद वो अपने घर लौट आया। उसके आंटी और अंकल पैसों का इतना बड़ा ढेर देखकर हैरान रह गए। उसके अंकल ने पूछा कि क्या उसने कोई बैंक लूटा है। सू होंग ने समझाया कि उसने स्पैरिंग पार्टनर के तौर पर काम किया है और डोजो मास्टर ने उसकी पढ़ाई स्पॉन्सर करने का फैसला किया है। अंकल ने पूछा कि क्या ये वही कंजूस डोजो है लेकिन सू होंग ने बस उनसे खुद पर भरोसा करने को कहा। उसका सीरियस चेहरा देखकर वो मुस्कुरा दिए। उसके अंकल मान गए कि लिटिल होंग कभी झूठ नहीं बोलेगा और उन्होंने उसके ब्राइट फ्यूचर का जश्न मनाया। रात सू होंग छत पर चढ़ गया। चांदनी रात में वो अपनी सिचुएशन के बारे में सोचने लगा। एग्जाम की फीस, रेंट और मेडिकल के सारे खर्चे अब सेटल हो चुके थे। वो राहत की वजह से हंसने लगा। उसने सिस्टम इंटरफेस चेक किया। वो इस रहस्यमयी पावर की वजह से ही बच पाया था। उसने मार्शल वैल्यू नाम का एक स्टैट देखा। नोटिफिकेशन आया कि उसे एक हायर लेवल अपोनेंट को हराने के लिए 57 मार्शल वैल्यू पॉइंट्स मिले हैं। इन पॉइंट्स का इस्तेमाल वाइटैलिटी और स्किल्स को बढ़ाने के लिए किया जा सकता था। सू होंग ने तुरंत इसे ट्राई किया। जैसे ही उसने वाइटैलिटी में पॉइंट्स जोड़े उसके शरीर के अंदर एक जबरदस्त एनर्जी का ब्लास्ट हुआ कि वाइटैलिटी 90 तक पहुंच गई। ये लेवल लगभग एक क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट के बराबर था। उसने बचे हुए सारे पॉइंट्स भी वाइटैलिटी में डाल दिए। उसका शरीर अब हल्का, स्ट्रॉन्ग और फुर्तीला महसूस हो रहा था। सू होंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके सारे घाव भर चुके थे और वो ताकत से भरपूर महसूस कर रहा था। उसके मन में अपनी नई ताकत को टेस्ट करने की इच्छा हुई। वो छतों से कूदता हुआ स्कूल के ड्रिल ग्राउंड की तरफ गया जहां कॉम्बैट पावर टेस्टर रखा था। वो थोड़ी ही देर में स्टार सिटी नंबर 1 हाई स्कूल पहुंच गया। वहां सन्नाटा था और बस एक टियर 1 कॉम्बैट पावर टेस्टर मशीन वहां पड़ी थी। सू होंग ने अपनी पूरी वाइटैलिटी बटोरी लेकिन फिर सोचा कि थोड़ा कमजोर लगाता हूं। सिर्फ 70% ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने मशीन पर जोर से पंच मारा। एक पल के लिए वो पंच बहुत ही ज्यादा हैवी महसूस हुआ। अचानक टेस्टर में चिंगारियां उठी और वो खराब हो गया। वो हैरान रह गया और उसे डर लगा कि कहीं इस घटिया मशीन के पैसे उसे न भरने पड़े। इसलिए उसने वहां से निकलना ही बेहतर समझा। पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई कि वहां कौन है। सू होंग बिना कुछ बताए वहां से भाग निकला। एक गुस्से में भरा केयरटेकर टूटी हुई मशीन के पास आया और तोड़ने वाले को कोसने लगा। उसने मान लिया कि ये काम हमेशा की तरह चुनशान और लीडुओ ने किया होगा और कसम खाई कि स्कूल खुलने पर वो उन्हें सबक सिखाएगा। स्टार सिटी नंबर 1 हाई स्कूल का जिम खचाखच भरा हुआ था। वहां हर कोने में स्टूडेंट्स खड़े थे और सू होंग भी चुपचाप उनके बीच खड़ा था। वेट करते समय उसने सुना कि कोई कह रहा था कि चुनशान की पिटाई हुई है। सुनते ही उसका ध्यान वहां गया और उसने पूछा कि क्या हुआ है। पास के एक स्टूडेंट ने बताया कि चुनशान ने रात को कॉम्बैट पावर टेस्टर तोड़ दिया था और अब वो मान नहीं रहा है। इसी वजह से प्रिंसिपल ने उसे वहीं सजा दे दी। ये सुनकर सू होंग को थोड़ा अजीब लगा। पता चला कि उसकी गलती का इल्जाम किसी और के सिर पर आ गया है। पर साथ ही उसने राहत की सांस भी ली। अगर वो पकड़ा जाता तो वो कभी उस मशीन के पैसे नहीं भर पाता। इससे पहले कि वो कुछ और सोचता अनाउंसर की आवाज पूरे हॉल में गूंजी और सबको चुप होने को कहा गया। उसने अनाउंस किया कि एक स्पेशल गेस्ट टियर 3 मार्शल आर्टिस्ट चान तियान यहाँ सबको सी रैंक मार्शल आर्ट थंडर रश फिस्ट सिखाने आए हैं। उसने स्टूडेंट से पूरा ध्यान देने को कहा। पूरे जिम में शोर मच गया। कुछ स्टूडेंट्स चिल्लाने लगे कि उन्होंने पहली बार किसी टियर 3 मार्शल आर्टिस्ट को सामने से देखा है। बाकी बातें करने लगे कि बाहर के डोजो में सी रैंक मार्शल आर्ट सीखने के लिए बहुत पैसा लगता है। लेकिन जैसे ही सू होंग ने थंडर रश फिस्ट का नाम सुना उसकी आंखों में चमक आ गई। ये वही मूव था जो व्हाइट फॉक्स ने अंडरग्राउंड अरीना में इस्तेमाल किया था। एक पंच मारने पर 3 पंचों जितना असर होता था। इसकी पावर जबरदस्त थी। स्कूल के बाहर ऐसी कोई चीज सीखने के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस ही बहुत ज्यादा होती। वो इस चांस को किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहता था। चान तियान ने फालतू बातों में टाइम बर्बाद नहीं किया। उसने स्टूडेंट्स को बताया कि वो इस टेक्निक को शुरू से अंत तक 10 बार करके दिखाएगा। अब वो कितना सीख पाते हैं ये पूरी तरह उन पर डिपेंड करता था। वो आगे बढ़ा, अपनी पोजीशन ली और शुरू हो गया। थंडर रश फिस्ट चिल्लाते हुए उसने एक पंच मारा। पंच का फोर्स बहुत तेज था और पूरे जिम में बिजली कड़कने जैसी आवाज गूंज उठी। डेमो देते हुए उसने इसके अलग अलग लेवल्स के बारे में समझाया। बेसिक लेवल पर एक पंच मारने से एक बार बिजली कड़कने की आवाज आती है। प्रोफिशिएंट लेवल पर 3 आवाजें आती हैं। माइक्रो लेवल पर 5 आवाजें आती हैं। मास्टर्ड लेवल पर 7 आवाजें आती हैं और वो खुद इसी लेवल पर था। जैसे ही उसने मूव खत्म किया 7 तेज धमाके हुए और हवा तक कांपने लगी। इतनी एनर्जी इस्तेमाल करने के बाद चान तियान सांस लेने के लिए रुका। उसने आगे बताया कि परफेक्ट लेवल पर 9 थंडर साउंड्स निकाले जा सकते हैं। हालांकि उसने उनसे कहा कि अभी बहुत ऊपर की न सोचें। अगर वो आज सिर्फ बेसिक्स भी सीख लेते हैं तो वो काफी होगा। थोड़े ब्रेक के बाद चान तियान ने दूसरा डेमो शुरू किया और सबको साथ में प्रैक्टिस करने को कहा। जिम स्टूडेंट्स के अजीबोगरीब चिल्लाने की आवाजों से भर गया क्योंकि वो उसके मूव्स कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ घंटे देखते ही देखते बीत गए। एक करके स्टूडेंट्स थकान की वजह से गिरने लगे। कुछ शिकायत कर रहे थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो कुछ थकान से करा रहे थे। कुछ जिद्दी स्टूडेंट्स अभी भी लगे हुए थे और ट्रिक पूछ रहे थे भले ही उनकी हालत खराब हो रही थी। सू होंग के एक दोस्त ने अपना पसीना पोंछा और आह भरते हुए कहा कि सी रैंक मार्शल आर्ट सीखना बहुत मुश्किल है। पास देखने पर उसे पता चला कि सू होंग वहां से जा चुका है।
एक पल के लिए उसने सोचा कि कहीं सू होंग ने इसे सीख तो नहीं लिया, लेकिन फिर वो बस यही सोचने लगा कि वो क्या कहा। तभी पास से किसी के हंसने की आवाज आई। किसी ने गर्व से बताया कि उसने बेसिक लेवल हासिल कर लिया है। दोस्त ने मुड़कर देखा कि चुनशान खुद से बहुत खुश नजर आ रहा था। उसे थोड़ी जलन महसूस हुई। कोई शक नहीं कि सब चुनशान को जीनियस क्यों कहते हैं, वो इसमें इतना अच्छा कैसे था। प्रिंसिपल ने तुरंत आगे बढ़कर चुनशान को स्कूल का टॉप जीनियस बताया और चांद से पूछा कि क्या वो उसे ट्रेनिंग देंगे। स्टूडेंट्स ने चुनशान को घेर लिया और उसे असली जीनियस बोलने लगे, लेकिन चांद ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ। उसने कैजुअली कहा कि इसे मुश्किल से ही जीनियस कहा जा सकता है। दूसरे शहरों में ये लेवल बिल्कुल एवरेज माना जाता है। बाद में वो सब बात करते हुए बाहर की तरफ आ गए। चांद ने प्रिंसिपल से शिकायत की कि ये स्टूडेंट्स बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं थे और उसे लगा कि यहाँ आना टाइम की बर्बादी है। मन ही मन उसे शक था कि स्कूल टैलेंट से ज्यादा अमीर स्टूडेंट्स पर ध्यान देता है। फिर भी खुद को तसल्ली देने के लिए उसने सोचा कि कम से कम एक स्टूडेंट तो बेसिक लेवल तक पहुंचा और उसे अच्छे पैसे भी मिले। उसने प्रिंसिपल से पूछा कि क्या उन्हें वाकई उम्मीद थी कि यहाँ कोई टॉप टियर जीनियस मिलेगा। प्रिंसिपल ने आह भरी और माना कि मार्शल आर्ट्स का रास्ता बहुत बेरहम है, टैलेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिना मौके के सिर्फ कड़ी मेहनत काफी नहीं होती। जब वो बात कर ही रहे थे तभी अचानक हवा में एक आवाज गूंजी। वो वहीं रुक गए और तुरंत उस तरफ देखा जहां से आवाज आई थी। 7 थंडर साउंड्स, 7 साउंड थंडर रश फिस्ट। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि स्कूल में कोई इस लेवल का हो सकता है। प्रिंसिपल तो और भी ज्यादा हैरान था। उसने कहा कि ये नामुमकिन है। उसने अपने स्कूल में कभी किसी ऐसे के बारे में नहीं सुना था। फिर प्रिंसिपल को कुछ और समझ आया। वो उस स्टूडेंट को पहचानता तक नहीं था। उस लड़के ने कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं दी थी। कपड़ों को देखकर प्रिंसिपल के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो यूनिफॉर्म साफ तौर पर एक स्टूडेंट की थी। उसे बहुत बड़ा झटका लगा। अगर वो रूल्स को लेकर सख्त होता तो शायद उस स्टूडेंट को क्लास में आने की इजाजत भी नहीं मिलती। यहाँ तक कि चांद भी दंग रह गया था। उसने धीरे से कहा कि उसने सिर्फ आधे दिन ही सिखाया है और किसी ने अभी से मास्टर लेवल हासिल कर लिया। प्रिंसिपल का दिमाग खाली हो गया। उसने पूछा कि क्या उसने कुछ गलत सुना। 9 आवाजें, क्या वो वाकई 9 आवाजें थी? चांद कुछ बोल नहीं पाया। वो वहां चुपचाप खड़ा रहा और वो इतना इमोशनल था कि बस रोना चाहता था। प्रिंसिपल का भी बुरा हाल था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बिना पैसों वाला कोई स्टूडेंट इतना खतरनाक टैलेंट दिखा सकता है। चांद को ऐसे जमा हुआ देखकर प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या हुआ। चांद ने आखिरकार एक लंबी सांस छोड़ी और कहा कि उसे अब समझ आ गया है। सब कुछ अब बिल्कुल साफ था। बिना कुछ बोले उसने अपनी पोजीशन ली और खुद एक थंडर रश फिस्ट मारा। हवा में धमाका हुआ। 8 थंडर साउंड सुनाई दिए। प्रिंसिपल तो लगभग उछल ही पड़ा। 8 आवाजें। क्या चांद ने अपना लेवल पार कर लिया? चांद अपनी मुट्ठी को देखने लगा और उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। उसने कहा कि उस स्टूडेंट का पंच देखकर उसे वो इंस्पिरेशन मिली जिसकी उसे सालों से तलाश थी। इसके बिना शायद वो पूरी जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन फिर उसे असलियत का एहसास हुआ। ये जश्न मनाने का वक्त नहीं था। चांद ने प्रिंसिपल से तुरंत उस स्टूडेंट को ढूंढने को कहा। प्रिंसिपल होश में आया और भागने लगा। बदकिस्मती से जब तक वो वहां पहुंचे स्टूडेंट जा चुका था। जहां तक सूहोंग की बात थी उसने अपना गोल पूरा कर लिया था। वहां से जाते हुए उसने सोचा कि सी रैंक मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना डी रैंक वज्र फिस्ट के मुकाबले कहीं ज्यादा थका देने वाला है। उसका थंडर रश फिस्ट पहले ही परफेक्ट लेवल पर पहुंच चुका था। अब अगला कदम यह था कि कैसे और मार्शल वैल्यू पॉइंट्स कमाए जाएं ताकि वो जल्द से जल्द एक असली मार्शल आर्टिस्ट बन सके। वो हर बार अंडरग्राउंड अरीना में अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता था। अगर उसे नॉर्मल स्पैरिंग से पॉइंट्स मिल जाएं तो वो ज्यादा अच्छा होगा। कुछ ही देर में वो अपने काम की जगह रेजिंग थंडर डोजो पहुंच गया। स्टूडेंट्स हमेशा की तरह ट्रेनिंग कर रहे थे। उसे देखकर किसी ने पूछा कि वो आज यहाँ क्यों आया है। सूहोंग ने आराम से जवाब दिया कि वो बिजी नहीं था और बस प्रैक्टिस के लिए आ गया। तभी हॉल में एक जोर की आवाज आई। स्टूडेंट फर्श पर जोर से जा गिरा। उसके ऊपर खड़ा एक दूसरा लड़का उसका मजाक उड़ा रहा था। उसने कहा कि अगर कोई ये कहता है कि उसके टीचर ने खराब सिखाया है तो पहले उसे ये मानना चाहिए कि वो खुद सीखने में बेकार है और बहाने नहीं बनाने चाहिए। सूहोंग ने वहां नजर डाली और पूछा कि क्या हो रहा है। उसके दोस्त ने बताया कि चूंकि सूहोंग पिछले कुछ समय से वहां नहीं था इसलिए उसे पता नहीं होगा। स्टूडेंट का टीचर एक नया इंस्ट्रक्टर है जो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो आम लोगों को कमतर समझता है और बहुत आलस से सिखाता है। ऊपर से उसका स्टूडेंट ली यान भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो बात कर रहे थे तभी एक और स्टूडेंट को नीचे गिरा दिया गया। ली यान ने उसकी तरफ देखकर मजाक उड़ाया और कहा कि इतने कमजोर लेवल के साथ उसे चैलेंज करने की हिम्मत भी न करे। इससे पहले की बात बिगड़ती सूहोंग ने दखल दिया और ली यान की कलाई पकड़कर कहा कि अब बहुत हो गया। ली यान ने तुरंत उसे घूर कर देखा और पूछा कि वो कौन है। फिर उसे हाथ छोड़ने को कहा। उसने कहा कि अगर सूहोंग में हिम्मत है तो वो अरीना में 1-on-1 फाइट करके इसे सुलझा सकते हैं। सूहोंग पीछे नहीं हटा और शांति से मान गया। तभी एक आवाज आई जिसने शोर के बारे में पूछा और अनाउंस किया कि क्लास शुरू हो रही है। ली यान ने अपना हाथ पीछे खींचा और मजाक उड़ाते हुए कहा कि सूहोंग इस बार लकी है। उसे जाते हुए देखकर सूहोंग ने सोचा कि ये लड़का बहुत ज्यादा घमंडी है। थोड़ी देर बाद इंस्ट्रक्टर बोला। उसने अनाउंस किया कि आज रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक सिखाने का आखिरी दिन है। हमेशा की तरह वो इसे सिर्फ एक बार करके दिखाएगा। जब उसने पोजीशन ली तो ये साफ था कि इंस्ट्रक्टर को नहीं लगता था कि कोई एक बार देखकर इसे सीख पाएगा। फिर भी सूहोंग ने पूरा ध्यान लगाकर देखा। उसके लिए एक बार देखना ही काफी था। उसकी नजरें हर मूव का पीछा कर रही थीं जब भाला हवा में घूम रहा था। जब डेमो खत्म हुआ तो इंस्ट्रक्टर ये कहकर जाने लगा कि अब वो कितना सीखे हैं ये उन पर है। तुरंत स्टूडेंट शिकायत करने लगे। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सिर्फ एक बार डेमो देना एक तरह का धोखा है। बाकियों ने शिकायत की कि पीछे की रो वालों को तो ठीक से दिखा भी नहीं। हालांकि सूहोंग को इसकी बारीकियां समझ आ चुकी थी। भाला समुद्र में गिरते हुए ड्रैगन की तरह चल रहा था और उसकी पावर लहरों की तरह आगे बढ़ रही थी। खुद एक भाला उठाकर वो मूव करने लगा और जो उसने देखा था उसे बिल्कुल सही कॉपी किया। एक पल के लिए सब शांत हो गए। फिर एकदम से शोर मच गया। लोग हैरानी से घूरने लगे और चिल्लाने लगे कि सूहोंग ने वाकई इसे सीख लिया है। बाकी फुसफुसाने लगे कि उन्होंने पहली बार ऐसा जीनियस देखा है। कि कुछ दुखी होकर सोचने लगे कि क्या वो इसे समझने के लिए बहुत बेवकूफ है। शोर सुनकर ली यान वापस आया और पूछा कि किसने ये टेक्निक सीख ली है। उसने इस बात का मजाक उड़ाया। फिर उसने सूहोंग को देखा। सूहोंग के भाले को इतनी स्मूथली चलते देखकर ली यान ने अपनी आंखें सिकोड़ी। ऐसा लग रहा था कि उसने वाकई इसे समझ लिया है। उसे अब इसमें इंटरेस्ट आने लगा। इसे किसी को टेस्ट करने में मजा आएगा। आगे बढ़ते हुए ली यान ने उसे आवाज दी और कहा कि वो उसे स्पीयर टेक्निक के कुछ टिप्स देगा। ली यान ने अपना भाला पकड़ा, उसे घुमाया और सूहोंग की तरफ इशारा किया कि आओ लड़ो। उसने फिर कहा कि वो उसे सबक सिखाएगा। सूहोंग बस मान गया। एक स्टूडेंट ने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की। उसने वार्निंग दी कि भले ही ली यान एक बुरा इंसान है लेकिन वो वाकई बहुत स्ट्रांग है, इसलिए सूहोंग को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सूहोंग बस मुस्कुराया और कहा कि फिक्र मत करो। वो अपने भाले के साथ आगे बढ़ा और पोजीशन ले ली। यान का सामना करते हुए उसने पोलाइटली कहा कि वो उससे सीखने के लिए तैयार है। इस बात ने ली यान को पूरी तरह भड़का दिया। वो चिल्लाया कि सूहोंग बहुत घमंडी हो रहा है और कहा कि वो उसे माइक्रो लेवल की रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक दिखाएगा। सूहोंग शांत रहा। जब उसने अपना भाला घुमाया तो उसने शांति से अपनी पावर को कंट्रोल किया और जानबूझकर उसे दबाकर रखा। प्रोफिशिएंट लेवल। वो सब कुछ रिवील नहीं करना चाहता था। वो बस सामने वाले लड़के को ये दिखाना चाहता था कि वो कितनी बेवकूफी कर रहा है। जैसे ही सूहोंग का भाला चला ली यान वहीं जम गया। वो बहाव
वो मोमेंटम, इसमें कोई शक नहीं था। प्रोफिशिएंट लेवल रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक, वो चाहे कितना भी इससे इनकार करे, उसके सामने की हकीकत नहीं बदलने वाली थी। सू होंग ने रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक में प्रोफिशिएंट लेवल हासिल कर लिया था। उसके मूव्स बिल्कुल समुद्र की लहरों की तरह फ्लो कर रहे थे। जब उसने अटैक किया तो उसका अपोनेंट बस देखता रह गया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सू होंग अभी सिर्फ एक मार्शल अप्रेंटिस था, कोई असली मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं, लेकिन फिर भी उसने रेजिंग सी स्पीयर को प्रोफिशिएंट लेवल तक मास्टर कर लिया था। ये ऐसी चीज थी जिसे करने में पुराने खिलाड़ियों के भी पसीने छूट जाते थे, लेकिन ये सब उसकी आंखों के ठीक सामने हो रहा था। सू होंग के सामने एक नोटिफिकेशन आया, एक हायर लेवल अपोनेंट को हराया, मार्शल वैल्यू +35। ये काम कर गया। नॉर्मल स्पैरिंग से भी उसे पॉइंट्स मिल रहे थे। हर बार जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी। वो बस समझदारी से लड़कर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता था। इसी बीच उसका अपोनेंट अंदर ही अंदर घबरा रहा था। ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। मैंने सालों तक ट्रेनिंग की और इसने इतनी जल्दी ये कर लिया। क्या मेरी सारी मेहनत बेकार गई? वो पूरी तरह से टूट चुका था। इससे पहले की बात और बढ़ती, सू होंग ने अपना भाला पीछे खींच लिया। उसने शांति से कहा, बस इतना काफी है। तभी वहां इंस्ट्रक्टर आ गया। उसने देखा कि क्या हुआ और तुरंत अपने स्टूडेंट को डांटने लगा। उस लड़के ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन इंस्ट्रक्टर ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया।